हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में हम कवर करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ग्रेविटेशन होता क्या है। तो इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी मासेज हैं, मान लेते हैं ये m1 है और ये m2 है, तो ये क्या करता है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यानी कि ये किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। तो इस लॉ में हम यही सीखेंगे कि ये जो फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितने फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रपोज्ड बाय न्यूटन। ये जो यूनिवर्सल लॉ है, ये किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा। यही कारण है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ये लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी बॉडी है इस यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं with a force which is directly proportional to product of their masses and universally proportional to the square of the distance between them. The force acts along the line joining the centers of the two bodies. अब ये क्या लिखा है, इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं। मान लेते हैं कि दो मासेस है। एक जो बॉडी है, एक जो ऑब्जेक्ट है, उसका मास m1 है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m2 है। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस r है। ठीक है। और जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? सेंटर से लेते हैं। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना होगा? पहले हमने पढ़ा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस कहने का मतलब m1 इंटू m2। यानी कि फोर्स जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 की। वही जो दूसरा स्टेटमेंट था वो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? r, और r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा f इज प्रोपोर्शनल टू m1 बाई m2 बाई r स्क्वायर। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, जो है यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसे हम बोलते हैं g। यानी g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये हमारा जो है निकल के आया है फोर्स है। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच जिसका मास m1 और m2 है और जिनके बीच की दूरी r है, उनके बीच जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है? g m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पे m1 और m2 क्या है? m1 एंड m2 क्या है? मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद r डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, टू ऑब्जेक्ट्स। और ये जो r लेते हैं हम कहाँ से लेते हैं? हमेशा सेंटर से ही मापते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नया टर्म आया g, कैपिटल जी। कैपिटल जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो g है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसे डिफाइन कैसे करते हैं और इसका डिफाइन कैसे करते हैं और इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है। तो पहले तो हमें ये याद रखना है कि किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कितना लगता है? F इजिकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। डिफिनीशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो सबसे पहले हम समझते हैं g होता क्या है। तो हमने पढ़ा है F इजिकल टू होता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये एक फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। यहाँ से हम चाहें तो g का वैल्यू निकाल सकते हैं। g इजिकल टू कितना हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, m1 इंटू m2।
अगर हम कोई ऐसा दो ऑब्जेक्ट ले लें m1 और m2 और जिनके सेंटर्स के बीच की दूरी कितना हो 1 मीटर और m1 और m2 भी कितना है 1 kg 1 kg। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो F इजिकल टू आएगा G, m1 का वैल्यू और m2 का वैल्यू कितना है 1 kg, यानी 1 kg इंटू 1 kg बाई 1 मीटर, और 1 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये F इजिकल टू कितना आ जाएगा G, F इजिकल टू G। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between two bodies each of unit mass 1 kg whose center are placed unit distance 1 मीटर। यानी अगर हमें g का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, दो ऐसे मास लेंगे जिनका मास 1 kg हो और दोनों का डिस्टेंस 1 मीटर हो। तो ये क्या हो जाएगा, जो g का वैल्यू होगा वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम इसको अलग अलग साइंटिस्ट्स के द्वारा अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके इस g का वैल्यू निकाला गया। तो जो हमारा g का वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया 6.67 इंटू 10⁻11। तो g का कुछ यूनिट भी होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं यूनिट ऑफ g, कैपिटल g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट। तो हमें पता है f, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, न्यूटन के बाद हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर है और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। फिर नीचे मास इंटू मास यानी केजी इंटू केजी। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हमारा जो जी का यूनिट आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही हमारा जी का वैल्यू है। वही जो जी है हमारा वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यानी इसका मैग्नीट्यूड तो है पर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। ये क्या है, यूनिवर्सल है, यानी कि यूनिवर्स में हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी मीडियम में, एयर मीडियम, ग्लास मीडियम, वैक्यूम में चले जाएं, ये जी का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये किसी भी प्लानिट, किसी भी टेरेस्टेरियल हो या सेलेसियल बॉडी हो, ये जो जी का वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ठीक है, जैसे ये हमारा अर्थ है और अर्थ पे हम खड़े हैं, यानी ये जो हम यहाँ पे अर्थ से बाइंड है, चिपके हुए हैं, अर्थ पे चल पा रहे हैं, ये किसके कारण है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। हम पे एक फोर्स लगता है अर्थ के द्वारा जो हमें अर्थ से अटैच रखता है, बाइंड करके रखता है। दूसरा है द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो मून का मोशन है वो भी किसके द्वारा है, इसी फोर्स के द्वारा। अर्थ जो है वो मून पे फोर्स लगाता है और मून जो है वो अर्थ पे फोर्स लगाता है। लेकिन अर्थ का मास ज़्यादा होने के कारण जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, मोशन करता है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक इसी तरह से जैसे अर्थ के अराउंड मून रोटेट करता है, उसी तरह से सन के अराउंड अलग अलग प्लैनेट्स भी रोटेट करते हैं। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, जो हमारे समुद्र में लहरें उठती हैं वो किसके कारण उठती हैं, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जो हमारा अर्थ है जब मून के पास जाता है तो क्या होता है कि समुद्र की लहरें ज़्यादा ऊपर उठने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब डिस्टेंस घटता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है एफ इज इनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो हमेशा मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो सेम नहीं होता है, कभी पास होता है कभी दूर होता है। तो जब पास आता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण समुद्र की लहरें ऊंची उठती है। और ऐसा ही सन के साथ भी होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने। तो इससे जुड़े कुछ अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मास 50 kg each and situated at the distance of 1 meter from each other। ठीक है, अब क्या है,
कि मान लेते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, ए और दूसरा है बी। ठीक है, एक का मास जो है वो कितना है, 50 केजी, और दूसरे का भी मास यहाँ पर 50 केजी ही दे रखा है, यानी दोनों का मास कितना है, इक्वल है, 50 केजी 50 केजी। और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना दे रखा है, 1 मीटर, 1 मीटर, यानी m1 और m2 दोनों इक्वल है। तो हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है, यहाँ हमसे ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हमें जी का वैल्यू अभी पीछे निकाला था, कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, इंटू m1, m1 कितना है, 50 केजी, और m2 कितना है, 50 केजी, बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 1 मीटर का स्क्वायर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं केजी की और केजी मिलके क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और यहीं से इसको अगर देखें तो ये 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर चला जाएगा। तो हमारे पास जो अब निकल के आया है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 50 न्यूटन। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो हम देख सकते हैं कि अगर दो मासेज हैं m1 और m2 जिसके बीच का दूरी 1 मीटर और इनका वेट, इनका मासेज 50 केजी है, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो काफी कम है, -10⁻⁻7 आ रहा है, यानी 0.00000167, यानी ये बहुत कम है, जिसके कारण ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, यानी कि हमें दिखता नहीं है कि ये एक दूसरे को खींच सकते हैं, ये बहुत वीक है। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून। यहाँ पे हमें अर्थ और मून के बीच क्या बोला जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है। द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg and that of the moon is 7.4 into 10⁻22 kg and the distance between them is 3.84 into 10⁵ kilometers। तो हमें क्या करना है, क्या क्या दे रखा है कि ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो मून है। ठीक, और इनके बीच का डिस्टेंस आर है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। तो हमें m1 यहाँ पे कितना दे रखा है, m1 हमने माना है मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ यहाँ पे है 6 इंटू 10⁻24 kg, और हमने मास ऑफ मून माना है m2, इसलिए m2 इजकल टू हो जाएगा 7.4 इंटू 10⁻22 kg। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, r, और r दे रखा है क्वेश्चन में 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और हमें पता है कि 1 किलोमीटर इजिकल टू होता है 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 3.84 इंटू 10⁵, और किलोमीटर की जगह ऐड करेंगे 10⁻³ मीटर, तो हम इसे लिख सकते हैं 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स। तो अब और जी का वैल्यू हमें पता ही है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ठीक है, 6.67 होता है, पर कैलकुलेशन को हम इजी करने के लिए जो वैल्यू है उससे हम क्या करते हैं, 6.67 ले लेते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, तो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, इंटू m1 कितना है यहाँ पे 6 इंटू 10⁻24 kg, इंटू m2 दे रखा है 7.4 इंटू 22 kg, डिवाइडेड बाई यहाँ पे r दे रखा है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर का स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं यहाँ से ये सभी कट जाएगा और न्यूटन बचेगा।
ठीक है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये भाग देने के बाद, गुना और भाग करने के बाद आएगा 2.24 इंटू 10⁻20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ? अब क्या बोला जा रहा है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है m1 और m2 और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। अब क्या किया जा रहा है कि इनके डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया जा रहा है, घटाकर आधा कर दिया जा रहा है। यानी जो पहले r था अब कितना हो गया है, r/2। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे? तो हम जानते हैं, अगर इस केस में हम बात करें तो कितना होगा फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा G m1/m2/r²। अगर वहीं इस केस में हम बात करें तो जो नया फोर्स हमारा है वो क्या है, F डैश G m1m2/r/2 का स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा G m1m2/r, और जो 4 आएगा वो ऊपर चला जाएगा यानी 4, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 इंटू, अब हमें पता है G m1m2/r² का वैल्यू क्या है, F है। क्या है, F। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4F। यानी कि जो पुराना फोर्स था F डैश, जो नया फोर्स है, और जो पुराना फोर्स था यानी कि जब डिस्टेंस r था तो कितना था, 1 था, तो ये कितना है, 4। यानी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है। जैसे हमें पता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं F r² इज इक्वल टू K। देख सकते हैं यहाँ ये जो सभी है ये क्या है, कांस्टेंट ही है। ठीक है, क्या है, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम क्या कर लिए, K मान लिए। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इनके अब जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। F1 r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 r2 का स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कि F1 जो है पहले F लग रहा था और डिस्टेंस कितना था, r था। यहाँ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कितना है, F है, और यहाँ F डैश है। तो यहाँ F जब हमने माना और डिस्टेंस यहाँ क्या था, फर्स्ट केस में r², और F2 F डैश है और डिस्टेंस कितना है, r/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, F r² इज इक्वल टू F डैश इंटू r²/4। तो यहाँ r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि F डैश बाई F कितना आएगा, 1/4/1, 4/1। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। If the distance between two objects is increased 4 times, then by how many times should the mass of one of the objects be changed to maintain the same gravitational force? यहाँ कहा जा रहा है कि जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। यानी जो डिस्टेंस पहले r था अब कितना है, 4r है। तो हम फोर्स को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे फोर्स को चेंज नहीं करना है, तो किसी एक मास को हम कितना चेंज कर दें। तो मान लेते हैं कि m1 को हम चेंज करते हैं, तो m1 से अब m1 डैश हो गया। ठीक है, m1 डैश। तो हमें क्या करना है, जो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कितना था, F इज इक्वल टू G m1m2/r² था। अब जो नया फोर्स आ रहा है, अब हमें क्या करना है, फोर्स सेम रखना है। क्या करना है, फोर्स सेम। तो क्या हो जाएगा, G m1, इसे हम चेंज कर रहे हैं m1 डैश, और m2 को हम सेम रख रहे हैं, और जो r है वो अब कितना हो चुका है, 4r² हो चुका है, 4r का स्क्वायर। दैट इज G m1 डैश m2/16r²। अब हमें पता है कि जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि फोर्स दोनों का इक्वल है। तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, G m1m2/r² is equal to G m1 dash m2/16r²।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जी है वो कैंसिल हो जाएगा जी से। m2 सेम है दोनों में, तो m2 कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि m1 डैश इज इक्वल टू आया 16m1। यानी कि यहाँ पे अगर हम r से 4r कर रहे हैं डिस्टेंस, तो फोर्स को मेंटेन रखने के लिए हमें किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को 16 गुना बढ़ाना पड़ेगा, 16 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।